हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? मैं कमल नागर स्वागत करता हूँ आपका आशीष सर और साइंस प्लस की पूरी टीम की ओर से लैब असिस्टेंट की विजिट इलेक्ट टेस्ट सीरीज में। अब देखो लास्ट संडे को हमारा मेजर फर्स्ट टेस्ट हुआ था और उसमें बहुत शानदार क्वेश्चन आए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन में बायोलॉजी पार्ट का हम करने वाले हैं आज सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा होने वाला रोग पूछ रहा है। तो देखो, पोलियो। पोलियो का तो वायरस होता है, तो ये तो वायरस जनित है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया एक संलग्न रोग है। एक संलग्न मतलब आनुवांशिक रोग है, ठीक है? तो ये भी हो गया गलत, ठीक है? टाइफाइड, टाइफाइड देखो साल्मोनेला टाइफिस होता है। किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी, ठीक है? तो सही आंसर कौन-सा होगा? टाइफाइड। फाइलेरियासिस किससे होता है? देखो प्लेटिहेल्मिन्थेस के सदस्य होते हैं, फीटा जिन्हें बोलते हैं, उनसे होता है। आगे चलो, कपास के रेशों का स्रोत क्या है? अब देखो कपास में जो है तो उसमें रुई मतलब रेशे हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो देखो, तुमने अगर कपास का बीज देखा होगा तो कपास का बीज ऐसे होता है, ठीक है? ऐसे ये बीज मान लिया मैंने। अब इस बीज के चारों तरफ ना ऐसे-ऐसे फाइबर होते हैं, ठीक है? ऐसे रेशे निकले होता है ये, और पूरा बीज भरा रहता है। तो ये जो रेशे निकल रहे हैं ना, इनको बोलते हैं क्या? लिंट। ठीक है? ये लंबे-लंबे जो रेशे होते हैं ना, इनको बोलते हैं लिंट, और इन्हीं लिंट से क्या प्राप्त की जाती है? कपास, ठीक है? तो ऑप्शन क्या होगा? तना स्टेम नहीं, मतलब बेस्ट रेशम नहीं, बीज रोम, सीड हेयर, बीज रोम ही तो है ना, ये लिंट क्या है? बीज रोम है, तो वहीं से क्या कपास का रेशा प्राप्त करते हैं, ठीक है? आगे चलो। निम्नलिखित में से सबसे अधिक तन्य धातु है? 10वीं का क्वेश्चन है यार, रेट लेवल में पूछने वाले तो क्वेश्चन है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? गोल्ड है, जिसके बारे में कहा जाता है कि लगभग 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। ठीक है, ये सीधा क्वेश्चन है। आगे चलो, शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण जो स्थिति होती है वो क्या कहलाती है? अब देखो, जॉन्डिस, जॉन्डिस क्या होता है? जॉन्डिस तो पीलिया होती है, पीलिया होता है, ठीक है? और पीलिया कैसे होता है? पीलिया होता है शरीर में बिलिरुबिन वर्णक के कारण, ठीक है? बिलिरुबिन जब अधिक हो जाता है तो पीलिया होता है। साइनोसिस देखो, ऑक्सीजन की कमी से जो होता है ना, उस कंडीशन को बोलते हैं साइनोसिस, और इसमें क्या होता है? पूरा शरीर नीला पड़ने लग जाता है, ठीक है? डिहाइड्रेशन जल की कमी को बोलते हैं, और पेलनेस पीलापन भी यही पीलिया के अंदर ही आता है, ठीक है? तो पूछ क्या रहा था? ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाली स्थिति साइनोसिस कहलाती है, ठीक है? आगे चलो, आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में भोजन और ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए कौन सा तंत्र उत्तरदायी है? अब देखो, हमारे शरीर में पूरा ब्लड बहता है। ब्लड किस तंत्र के अंदर आता है? परिसंचरण तंत्र। और जब भी भोजन भोजन हम करते हैं तो भोजन का पाचन होकर वो ब्लड में मिला दिया जाता है, और वो ब्लड सभी कोशिकाओं तक जहाँ पे भी जरूरत है वहां पहुंचा देता है। तो क्या आंसर हो गया? परिसंचरित तंत्र, ठीक है? आगे चलो, निम्न में से किसका स्रावन न्यूरोस्राविक तंत्रिका कोशिकाओं के नियंत्रण में होता है? पीनियल, एड्रिनल कॉर्टेक्स और पिट्यूटरी। अब देखो, जो तुमने पीयूष ग्रंथि पढ़ी होगी ना, तो पीयूष ग्रंथि कुछ ऐसी होती है, ठीक है? ये दो भागों में डिवाइड रहती है यहाँ बीच में से, तो ये इसकी अग्रपाली होगी, ठीक है? ये क्या है? अग्रपाली, और ये होगी पश्चपाली, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ मैं बात कर लूँ एसीटीएच, जीएच, ऐसे 4-5 तरीके के हार्मोन स्रावित होते हैं। अब ये हार्मोन किससे कंट्रोल होते हैं? ये हार्मोन कंट्रोल होते हैं हाइपोथैलेमस से, और हाइपोथैलेमस यहाँ कैसे कंट्रोल करता है? देखो, यहाँ पर 2 चीज़ें होती है, ठीक है? ये है आरएच, और ये है आईएच, ठीक है? आरएच क्या है? रिलीजिंग फैक्टर है। रिलीजिंग फैक्टर मतलब देखो, ये जब यहाँ से मैसेज देगा ना इनको, ये जब यहाँ से मैसेज देगा ना इनको, तो ये क्या करेंगे? हार्मोन का स्रावन शुरू कर देंगे, ठीक है? जिस भी हार्मोन की कमी है उसके लिए मैसेज मिलेगा किसको? आरएच फैक्टर को, और वो संदेश देगा किनको? यहाँ पर जो सिक्रेटरी सेल्स है ना, उनको संदेश देगा। तो ये जो बोल रहे हैं ना, ये आई आरएच और आईएच क्या है? वही क्या है? न्यूरोस्राविक तंत्रिका है, ठीक है? और ये कहाँ पाई जा रही है? ये अग्रपाली में पाई जा रही है, पीयूष के, ठीक है? तो क्या आंसर हो गया? अग्र पिट्यूटरी। अब देखो, ये जो आईएच है ना, ये इनहिबिशन है, ठीक है? मतलब ये संदमन का कार्य करता है। जैसे हार्मोन का स्राव करना है तो आरएच स्रावित करेगा, और अगर किसी हार्मोन को रोकना है तो आईएच स्रावित करेगा, ठीक है? आगे चलो, पैराथ हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
पिरथ हार्मोन मतलब पीटीएच के बारे में पूछ रहा है। पिरथ हार्मोन में रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है, सही बात है। जो पीटीएच होता है वो कैल्शियम के स्तर को मेंटेन करता है। पिरथ हार्मोन का स्राव कैल्शियम आयनों के परिसंचारी परिसंचारी स्तरों द्वारा नियंत्रित होता है। देखो, ये बोल रहा है कि पिरथ हार्मोन जो हार्मोन है ना, ये कब निकलेगा? ये कब निकलेगा? जब कैल्शियम के स्तर कम ज़्यादा हो जाएँगे, या तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी या कैल्शियम की अधिकता हो जाएगी, तब इसका स्रावन होगा, और ये सही बात है, ठीक है? कैल्शियम के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे ही कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित कर रहा है, तो कैल्शियम की में जैसे ही कमी होगी, तो इसका स्रावन अधिक हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया, ठीक है? पीरथ हार्मोन हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम करता है। देखो, ये कैल्शियम के स्तर को कम नहीं करता है, ये कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। कैल्शियम शरीर में जब कैल्शियम की कमी होने लगती है, तो ये क्या करता है? पीटीएच हड्डियों का कैल्शियम तोड़-तोड़ के रक्त में मिलाने लग जाता है, और वो कैल्शियम के स्तर को मेंटेन करता है। तो पूछा क्या था? कौन-सा कथन गलत है? यही कथन गलत हो गया, ठीक है? आगे देखो। मस्तिष्क स्तंभ बनाने वाले 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, मध्य मस्तिष्क, पोन्स और मेडुला। ये देखो, तुम जब मस्तिष्क पढ़ते हो तो ऐसा जो मस्तिष्क होता है, ठीक है? यहाँ मध्य मस्तिष्क होता है, यही पोन्स होता है, और यही ये मेडुला होता है, ठीक है? तो ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम, ठीक है? ब्रेन स्टेम बोलते हैं, और वही पूछा है ये। ब्रेन स्टेम आर मध्य मस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है अभी तक तो। मस्तिष्क में निम्न में से कौन सा मानव मस्तिष्क का प्रमुख भाग बनाता है? कार्पस कैलोसम नहीं, बीच वाली झिल्ली होती है। मेडुला छोटा सा पार्ट है, पोन्स भी छोटा सा है। सेरेब्रम जो प्रमस्तिष्क होता है, वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है? तो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। द्रव जो बोमन संपुट की गुहा में इकट्ठा होता है। अब देखो, बोमन संपुट जब हम पढ़ते हैं, तो उसका ऐसा सा आगे वाला पार्ट होता है, ठीक है? जहां से ब्लड आता है, ऐसे नलियों से, ठीक है? इसमें आ रहा है ब्लड। अब ये ब्लड यहाँ से छन-छन के अंदर आता जाता है, ठीक है? ये छन-छन के अंदर आ जाता है। तो इसको बोला है कि इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलने में तो ग्लोमेरुलर फ़िल्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेट, ठीक है? ये बोलते हैं, लेकिन इसमें ये तो दिया नहीं रहा। तो होता क्या है? देखो, यहाँ से है ना, यहाँ से जो रक्त का प्लाज़्मा होता है ना, प्लाज़्मा, वो तो निकल जाता है, ठीक है? प्लाज़्मा तो निकल जाता है, और जो बाकी अशुद्धियाँ होती है ना, वो अंदर चला जाता है। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है? प्लाज़्मा रहित रुधिर प्रोटीन, प्लाज़्मा रहित रुधिर प्रोटीन, ठीक है? कौन-सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन बी सही हो गया। देखो, सामान्य मानव के लिए निम्न में से क्या सही है? मूत्र का पीएच लगभग 8 होता है, नहीं होता है। मूत्र का पीएच लगभग 6 के समथिंग होता है, ठीक है? प्रतिदिन औसतन यूरिया की 75 से 80 मिलीग्राम मात्रा मूत्र द्वारा उत्सर्जित होती है। देखो, 75 से 80 बहुत कम हो गया, ये होता है लगभग 25 से 30 ग्राम में होता है, और ठीक है, इतनी मात्रा का उत्सर्जन होता है। मूत्र में कीटोन काय की उपस्थिति डायबिटीज मेलिटस का सूचक है। देखो, कीटोन काय क्या होता है? देखो, जब शरीर में ग्लूकोज की कमी होने लगती है ना, तो हमारे यकृत में कुछ पदार्थ होते हैं, उनका विघटन होकर शरीर ऊर्जा बनाने लगता है, ठीक है? उनको ही क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं कीटोन काय। और ये कब होता है? जब डायबिटीज होती है ना, जब ग्लूकोज की कमी होती है ना, तब होता है, ठीक है? मूत्राशय ये हुई या देखो, कार्डियक सिस्टम के संबंध में निम्न में से कौन-सा कथन सही है? मानव हृदय एक्टोडर्मल होता है, मानव हृदय मेसोडर्मल होता है, एक्टोडर्मल नहीं होता है, मेसोडर्मल, ठीक है? मिट्रल वाल्व डायआलिल एवं बायनीले के द्वार पर स्थित होता है। क्या बोल रहा है ये? जैसे ये हृदय हो गया, ठीक है? हुँ, हुँ, क्या बोला है इसने? मिट्रल वाल्व डायआलिल, डायआलिल कौन-सा है? ये वाला डायआलिल, ठीक है? वो बाय नीले और बाया नीला, ये हो गया यहाँ पर, नहीं। देखो, जो मिट्रल वाल्व होता है ना, जो बाइकस्पिड होता है ना, वो यहाँ पर होता है। यहाँ पर मतलब बाय नीले और बाय आलिंद, ठीक है, के बीच में है। तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अच्छा, ये तीसरा वाला गलत कर दिया मैंने, ये वाला गलत हो गया। SAN डाय आलिन के ऊपरी भाग
ऊपरी बाएँ कोने पर स्थित होता है। अब देखो एसआईएन जो पेसमेकर है वो कहाँ ब बताया इसने? ऊपरी बाएँ कोने के मतलब दाएँ आलिंद ये है उसके बाएँ कोने पर यहाँ बता रहा है, यहाँ नहीं होता है। जो एसआईएन होता है ना वो यहाँ होता है मतलब जो राइट आलिंद है उसका राइट वाले पार्ट में होता है। राइट आलिंद के राइट वाले पार्ट में होता है। तो ये भी गलत हो गया। प्रवाह आयतन हृदय दर बराबर कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट मतलब हृदय में से कितना रक्त निकल रहा है वो किस पर डिपेंड करता है? प्रवाह आयतन जितना आयतन अंदर आ रहा है और हृदय दर हृदय कितनी बार कितना उसको पंप कर रहा है। ठीक है तो ये सही हो गया। पूछ क्या रहा है कौन सा सही है? तो केवल 4 सही है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है 1 मिनट रुकना। चलो देखो। कॉलम 1 का कॉलम 2 से सुमेलित की करें और दिए गए कोड का सही विकल्प का चयन किए। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है। देखो आरबीसी, आरबीसी क्या करता है? आरबीसी गैसों का परिवहन करता है। मतलब जब ऑक्सीजन आता है फेफड़ों से तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, उसके साथ गैसों का परिवहन होता है। तो ए में 4, ए में 4 एक ही ऑप्शन है। देखो जब भी ऐसे मिलाने वाले जब क्वेश्चन आए ना तो एक एक या 2 मिला के ही चेक कर लिया करो। बहुत सी बार ऐसा होता है कि एक मिलाते ही सब सही हो जाता है। तो उससे क्या होता है पेपर में टाइम बचता है। तुम भी देखना है ना और बाकी इसके अकॉर्डिंग मिला ही लोगे। ठीक है, अब देखो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःशोषण द्वारा कितनी अतिरिक्त वायु अंदर ले सकता है? देखो, हम जब नॉर्मल शोषण करते हैं ना जैसे ये नॉर्मल चल रहा है मेरा, तो इसमें हम कितनी वायु अंदर लेता है वो होता है 500 से 600 लगभग। इसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम 500 से 600 एमएल। ये क्या होता है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है? लेकिन अब ये बोल रहा है बलपूर्वक, तो बलपूर्वक जैसे ये अब मैंने कितनी वायु अंदर ली उसका आयतन क्या है? तो ये जो बलपूर्वक लेना है ना इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आईआरवी और इसकी जो वैल्यू होती है लगभग 2500 से 3000 होती है। ठीक है, जो श्वसन वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें होता है टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, आईआरवी क्या होता है, ईआरवी क्या होता है, पूरा वहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, 2500 से 3000 हो गया। देखो स्तनधारियों के फेफड़ों में कई सूक्ष्म वायु कूपिकाएं होती है। यह प्रदान करती है क्या करती है? देखो गैसों के विसरण के लिए ज्यादा सतही क्षेत्र बिल्कुल सही है। ठीक है, श्वसनित वायु के आयतन को बढ़ाने के लिए अधिक स्थान नहीं। फेफड़ों को लगातार कार्यशील रखने के लिए तंत्र की आपूर्ति नहीं। फेफड़ों का सही आकार रखने के लिए अत्यधिक स्पंजी संरचना नहीं। देखो ये ऐसे फेफड़े होता है, ठीक है, ये श्वास नली है, ठीक है, यहाँ से ऐसे चला जाता है फेफड़ा, एक फेफड़ा मान, ठीक है, ये फेफड़ा मान लो। अब ये क्या करता है आगे जाके ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ये ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो ये लास्ट में जाके क्या बनने लग जाएगी? वायु कूपिकाएं बनने लग जाएगी। ठीक है, अब देखो ये सब क्या बनने हैं? ऐसे खूब सारी हज़ारों लाखों की संख्याओं में वायु कूपिकाएँ होती है। अब ये क्या करती है? जैसे यहाँ से एयर अंदर आई ना, एयर अंदर आई, तो सारी एयर कहाँ जाएगी? इनमें फेफड़ों में चली जाएगी, इधर से चली जाएगी, इधर से चली जाएगी, ठीक है? तो ये लास्ट में कहाँ चल जाएगी? वायु कूपिकाएँ में चल जाएगी। अब हमने बहुत सारी लगभग जैसे हम बलपूर्वक ले रहे हैं, तो अभी मैंने बताया लगभग 2500 से 3000 एमएल इतना वॉल्यूम स्टोर कहाँ करना है? इतना वॉल्यूम कहाँ स्टोर होता है? इन्हीं वायु कूपिकाओं में होता है और यहाँ से किसमें चला जाता है ये वेसिकल मतलब धमनियों में चला जाता है और वहां से ब्लड उस वायु को मतलब वहां से ऑक्सीजन को ले जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ गैसों के विसरण के लिए ज्यादा सतही क्षेत्र मतलब देखो इतनी सारी वायु कूपिकाएं हैं तो पूरे फेफड़े में कहीं से भी ब्लड उनको ले जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया क्षेत्रफल बढ़ा दिया। आगे देखो नारियल के पानी में होता है भाई साहब, नारियल के पानी में होता है साइटोकाइनिन। जो सुंदर लड़कियां होती है, जो सुंदर लड़कियां होती है ना उनसे पूछा करो वो नारियल पानी पीती है। नारियल पानी पीने से क्या होता है? साइटोकाइनिन कोशिका मतलब शरीर को जल्दी ज्यादा मिलता है और उससे क्या करता है कोशिका तीव्र तीव्र विभाजन करती है और विभाजन करने से क्या होती है? सुंदरता आती है और ये बुढ़ापे को भी कम करता है। ठीक है ना, तो अब से जो भी नारियल पानी नहीं पीता है पिया करो और याद रखना साइटोकाइनिन होता है नारियल पानी में। देखो दिए गए कथनों को पढ़कर पादप वृद्धि नियामक पादप हार्मोन को पहचानें जो यह कार्य करता है। नवोद्भिद की क्षैतिज वृद्धि अक्षों में फुलाव और द्विबीजपत्री नवोद्भिद में शीर्षस्थ अंकुशिका का निर्माण करता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन हो गया। पत्तियों व फूलों की जरावस्था को विलगन को प्रेरित करता है, ये एथाइलिन का काम हो गया। ठीक है,
बीज और कली का सुसुप्तावस्था को समाप्त करता है, ये भी थाइलिन करता है। मूँगफली के बीज में अंकुरण को प्रेरित करता है, ये थाइलिन करता है और ऑक्सीजन उसमें दे भी रखा है, ठीक है? तो ये सब काम किसके हो गए? एथिलीन के। तुम्हारे सिलेबस में ये 4-5 हार्मोन हैं, उनके कुछ 10-12 काम हैं, वो याद करना है, एनसीईआरटी से एग्ज़ाम्पल आएगी, सीधा-सा एनसीईआरटी पढ़ के दे देना। ये पीजीआर बहुत सिंपल टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन फिक्स है जो आपकी बुक में से आएगा, बाहर से नहीं पूछेगा, ठीक है? दिए गए समीकरण पर विचार कीजिए। ऊर्जा इस स्थिति में आरक्यू है। आरक्यू क्या होता है? देखो, इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन कोएफिशिएंट मतलब श्वसन गुणांक। अब श्वसन गुणांक क्या होता है? देखो, त्यागी गई CO2 और ग्रहण की गई ऑक्सीजन, इन दोनों को अनुपात क्या होता है? श्वसन गुणांक होता है। अब श्वसन गुणांक पूछ रहा है तो देखो, इसने कितनी ऑक्सीजन ली, कितनी ऑक्सीजन काम में ली? 145, पर CO2 कितनी बना रहा है? 102। तो ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 102 बटा 145, ठीक है? सोल्व करोगे तो लगभग कितना आएगा? 145, 102, 5, 7, लगभग 0.7 आएगा, ठीक है? 0.7 आएगा, 0.7, ये देखो। और दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा मतलब एक ट्रिक देखो, अगर तुम इसको पहचानो ना, तो ये ग्लूकोज़ तो नहीं है, ये क्या है? वसा है, वसा। और वसा के लिए आरपीयू का मान वैसे भी 0.7 होता है, ठीक है? लेकिन सोल्व करना भी सिंपल है, 102 बटा 145 कैलकुलेशन नहीं करना होता है, लेकिन यही एक वैल्यू आएगी। एक तो आएगी नहीं, 1.45 आएगी नहीं, देखो। इसमें अगर सोल्व भी नहीं करना ना तुम्हें, तो इधर देखो। ऊपर क्या है? छोटा है, नीचे क्या है? बड़ा है, तो वैल्यू तो 1 से छोटी रहेगी, 1 से छोटी एक ही वैल्यू 0.7, ठीक है? आगे देखो, इनमें से कौन-सा कथन गलत है? गलत पूछ रहा है। टीसीए चक्र के एंजाइम सूत्र कणिका के अधात्रे में स्थित होते हैं, ठीक है? सही है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जो चक्र होता है, उसके एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, सही है स्टेटमेंट। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका विलय में संपन्न होता है, विलय। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, ठीक है, विलय नहीं है, द्रव्य, टाइपिंग मिस्टेक होगी, कोशिका द्रव्य में होता है। ग्लाइकोलाइसिस तब तक होता है जब तक इसे हाइड्रोजन परमाणुओं को उठाने के लिए NAD मिलता रहे। ऑक्सीकरण फास्फोरीकरण सूत्रकलिका की बाह्य झिल्ली में घटित होता है। देखो, ये लिखा हुआ है ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण सूत्रकनिका की बाह्य झिल्ली में नहीं होता है। देखो, ये क्या लिखा हुआ है? ये है ETS, ETS है ये। देखो, समझो। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया मैंने, ठीक है? ये माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली है। अब ये आंतरिक झिल्ली होती है ना, ये ऐसे-ऐसे वलन होता है आंतरिक झिल्ली में, माइटोकॉन्ड्रिया के में, ठीक है? ऐसे-ऐसे वलन होते हैं, तो इन पर क्या पाए जाते हैं? इन पे पाए जाते हैं F1 पार्टिकल, और वो वहाँ क्या होता है? ETS। तो ये बाह्य झिल्ली में नहीं है, ये आंतरिक झिल्ली में है। सूत्रकनिका की बाह्य झिल्ली में घटित होता है, गलत है। आंतरिक झिल्ली में घटित होता है। कौन-सा कथन गलत है? यही गलत है, ठीक है? C4 पादपों में प्राथमिक CO2 ग्राही फास्फोइनोल पाइरुवेट PEP होता है। यह पर्णमध्योतक कोशिकाओं में पाया जाता है, सही स्टेटमेंट है, ठीक है? C4 पादपों में पर्णमध्योतक कोशिकाओं में रूबिस्को एंजाइम का अभाव होता है, क्योंकि रूबिस्को जो एंजाइम होता है ना, वो बंडल शीट में पाया जाता है, मतलब पोल आच्छादन में पाया जाता है, ठीक है? तो ये भी स्टेटमेंट सही है। पूछ क्या रहा है? सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2 दोनों कथन सही है, ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है? आगे चलो। बेमेल जोड़ी का चयन करें। थाइलाकोइड झिल्ली के पार प्रोटॉन ग्रेडिएंट ATP का संश्लेषण करते हैं। देखो, होता क्या है, जब क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, तो वहां बनते हैं, वहां हाइड्रोजन मुक्त होता है, ठीक है? जैसे ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है? ये यहाँ जम रहे हैं थाइलाकोइड, ठीक है? अब ये थाइलाकोइड में हो रही है क्या? प्रकाशिक अभिक्रिया, और यहाँ से मुक्त हो रहे हैं क्या? H+, यहाँ से H+ मुक्त होते हैं। अब ये H+ मुक्त हो होकर कहाँ इकट्ठा होता है? ये यहाँ पर झिल्ली के अंदर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है? इससे झिल्ली पर क्या आ जाती है? प्रवणता आ जाती है, ग्रेडिएंट आ जाता है, मतलब अंदर तो पॉजिटिव ज्यादा हो गया और बाहर H+ की कमी है, ठीक है? H+ की कमी है, तो इसको ही क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोटीन प्रोटॉन ग्रेडिएंट
और ये एटीपी के संश्लेषण के दौरान होता है, तो ये सही है, ठीक है। C3 पौधों में CO2 का 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मतलब यौगिकीकरण 3 पीजीए का संश्लेषण होता है, ये भी सही बात है, ठीक है। C3 साइकिल में फर्स्ट 3 पीजीए बनता है। फोटोफॉस्फोरिलीकरण हेक्सोज शर्करा का संश्लेषण, ठीक है। देखो, फोटो फास्फोरिलाइजेशन, ठीक है, ये है प्रकाशिक अभिक्रिया, ठीक है। प्रकाशिक अभिक्रिया में हेक्सोज शर्करा मतलब ग्लूकोज का संश्लेषण नहीं होता है, वो कहाँ होता है, अप्रकाशिक अभिक्रिया में होता है। प्रकाशिक अभिक्रिया में तो क्या होता है, एटीपी और एनएडीएच का संश्लेषण होता है, क्या NH2 का संश्लेषण होता है। तो कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया, बेमेल कौन सा है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है। हम्म, ठीक है। तो क्या हो गया, हेक्सोज शर्करा का संश्लेषण नहीं होगा, एटीपी और NADH2 का संश्लेषण होता है। हेक्सोज शर्करा या ग्लूकोज कब बनता है, अप्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान बनता है, ठीक है। और फास्फोइनोल पाइरूवेट केस द्वारा CO2 का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बनता है, ये भी सही है। हम्म, हम्म। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पानी के विसरण को कौन निर्धारित करता है, ठीक है। एक कोशिका है, जैसे मान लो ये एक कोशिका है, ठीक है। इससे जब दूसरी कोशिका में जल जाएगा ना, तो वो कौन निर्धारण करेगा, ओपी पराशर दाब नहीं, डब्ल्यूपी नहीं, डीपीडी, डीपीडी करेगा। देखो डीपीडी क्या होता है, डीपीडी होता है डेफिशिएंसी ऑफ वाटर मतलब जल की कमी। जल की कमी क्या होती है, डीपीडी होता है, ठीक है। अब जल किधर से किधर गति करता है, जल हाई डीपीडी की ओर गति करता है। मतलब देखो, मैं जल की कमी समझाता हूँ तुम्हें। जैसे मान लो एक जगह है जहाँ 10 लीटर जल की जरूरत है और दूसरी जगह है जहाँ भी 10 लीटर जल की जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ पर उपलब्ध जो जल है ना वो 8 लीटर है और यहाँ पर जो उपलब्ध जल है ना वो 5 लीटर है, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ कमी कहाँ है, देखो कमी तो यहाँ भी है, यहाँ कमी कितने की है, 2 की कमी है और यहाँ कमी कितनी की है, 5 की कमी है। अब ये एग्जाम्पल से आप इनको दो कोशिकाओं समझ लो, दो कोशिका समझ लो, ठीक है। ये दो कोशिका होगी। अब यहाँ कमी कितने की, 2 की, यहाँ कमी कितने की, 5 की, 5 की। तो जल क्या होगा, देखो जल क्या करता है, हमेशा कम कमी से ज्यादा कमी की ओर प्रवाहित होता है। तो कम कमी का मतलब डीपीडी लो, डीपीडी लो मतलब डीपीडी कम है और इधर डीपीडी कितना है, ज्यादा है, डीपीडी ज्यादा है, ठीक है। तो जल के अणुओं की गति कहाँ से कहाँ होता है, कम डीपीडी से ज्यादा डीपीडी की ओर, ठीक है। तो जल के अणुओं की गति निर्भर किस पे कर रही है, डीपीडी पर, ठीक है। हो गया, आई हो मुझे आ गया होगा समझ में। हाँ। डोरमेन से तोड़ने के लिए आर्द्र अवस्था में तापक्रम पर बीजों के उपचार को कहते हैं, देखो क्या कहता है, स्केरिफिकेशन। स्केरिफिकेशन क्या होता है, जो बीज होते हैं ना, बीज उनके सिरे को ऐसे घिस देते हैं, ठीक है, जैसे अंकुरण में आसानी हो। तो ये तो सिरों को घिसना होता है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन, अब स्ट्रेटिफिकेशन में क्या होता है, जो बीज होते हैं ना, बीज उनको बहुत लो टेम्परेचर पर रखा जाता है, बहुत लो टेम्परेचर पर रखा जाता है ताकि वो अंकुरित हो सके और ये यही सुसुप्त अवस्था को तोड़ सके और अंकुरित हो सके। तो ये यही पूछ रहा है कि आर्द्र व्यवस्था में कम तापक्रम, बहुत लो टेम्परेचर, तो स्ट्रेटिफिकेशन हो गया। वर्निलाइजेशन क्या होता है, देखो वसंतीकरण क्या होता है, जब ये तो रख रहा है बीजों को कम ताप पर। अब वसंतीकरण में क्या होता है, जो पौधे होते हैं ना, पौधों को ही कम दाब पर रखा जाता है, ठीक है। तो वो वर्निलाइजेशन हो गया। और हाइड्रोट्रोपो हाइड्रोट्रोपिज्म में क्या होता है, जड़ जड़ जो होता है ना वो जल की ओर गति करता है, मतलब जड़ किधर वृद्धि करेगी, जल की दिशा में, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है। निम्न में से कौन सा कीट अपने भोजन को तरल करके ग्रहण करता है, अब देखो
मच्छर जो होता है ना मच्छर, मच्छर खून पीता है, ठीक है? खून पीता है तो तुमने यही ऑप्शन टिक कर दिया होगा। लेकिन ये पूछ रहा है कि भोजन को तरल करके, इसका तो भोजन ही तरल है तो ये तो गलत है, ठीक है? मधुमक्खी क्या करती है? शहद शहद खाती है, ठीक है? तो शहद भी ऑलरेडी तरल है तो ये भी गलत हो गया। तिलचट्टा, कॉकरोच जो आपने देखा होगा वो सब खाता है, लकड़ी खा सकता है, पत्थर खा सकता है, कीड़े मको मतलब पत्ते-वत्ते सब खा सकता है, तो तिलचट्टा तो कुछ भी खा लेता है, ठीक है? अब देखो जो हाउस फ्लाई है ना, फल मक्खी, ये क्या करती है? इसके शरीर में जो एंजाइम होते हैं ना, उसको पहले बाहर भोजन पे निकालती है और उन एंजाइमों से भोजन को बिल्कुल पिघला देती है, फिर उसके बाद ग्रहण करती है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाउस फ्लाई मक्खी, ठीक है? घरेलू मक्खी। अगला क्वेश्चन देखो। लेक इज लाख है, देखो कार्बोहाइड्रेट है नहीं है, प्रोटीन है नहीं है, रेजिन है। देखो लाख क्या है? लूसीफर लखा जो जीव है ना उससे स्रावित रेजिन है जिससे लाख बनता है, ठीक है? तो क्या है? रेजिन है। आगे देखो, पित्त रस की विशेषता है। पित्त रस की क्या विशेषता है? इनमें एंजाइम नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता है क्योंकि पित्त रस क्या करता है? वसा की जो बड़ी-बड़ी गोलिकाएँ होती हैं, उनको छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। उसके लिए पाइसीकरण होता है, कोई एंजाइम नहीं होता है, ठीक है? इसमें ट्रिप्सिन पाया जाता है, नहीं ट्रिप्सिन एंजाइम तो कुछ है ही नहीं ना। या अम्लीय प्रकृति का है, नहीं क्षारीय प्रकृति का होता है। जो पित्त रस है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है? लाइपेज पाया जाता है, लाइपेज भी नहीं पाया जाता है। ये ट्रिप्सिन और लाइपेज किसमें पाया जाता है? अग्नाशय में पाया जाता है, पैनक्रियाज में पाया जाता है, ठीक है? विसंकी वाहिनी संबंधित है। देखो डेप्थ ऑफ विसंक पूछ रहा है तो ये किससे संबंधित है? अब तुम जब पढ़ते हो ना, जैसे ये यहाँ से ठीक है? अब यहाँ पर ये जो पत्तीनुमा संरचना है ना, ठीक है? ये क्या है? पैनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज़ है और ये जो डक्ट ऑफ पेनक्रियाटिक है ना, पेनक्रियाटिक डक्ट, इसको ही क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विरसन की वाहिनी। देखो डक्ट ऑफ विरसन, देखो अब ये आमाशय आमाशय के जस्ट बाद से यहाँ यहाँ जो छोटी आंत का डिओडेनम वाला पार्ट होता है, वहाँ पे मिलता है क्या? अग्नाशय मिलता है और जिस नलिका से अग्नाशय डिओडेनम तक पहुँचता है ना, उसको क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ विल्सन या फिर पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है ना? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? अग्नाशय, ठीक है? प्रोटीन संश्लेषण के समय निम्न में से कौन सा समापन कोडोन नहीं है? समापन कोडोन नहीं है। देखो समापन कोडोन और स्टार्टिंग कोडोन तो तुम्हें याद करने पड़ेंगे। एक होता है ए यू जी अगस्त, ये कौन सा कोडोन है? स्टार्टिंग है, ठीक है? ये स्टार्ट करता है। देखो यूएजी यूजीए और यूएए ये तीनों क्या है? ये एंड वाले कोडोन है, समापक कोडोन है, ठीक है? एंडिंग का मतलब यूएए कुछ भी नहीं है। तो कौन सा पूछा है ये? निम्न में से कौन सा समापन कोडोन नहीं है? तो ये तीनों तो है, तो यूएए कुछ भी नहीं है, ऑप्शन सही वो हो जाएगा। देखो, निम्नलिखित में से कौन दोनों प्यूरिन है? 1 मिनट, कॉलर है। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन दोनों प्यूरिन है? प्यूरिन पूछा है तो प्यूरिन और पिरिमिडिन पहले तो होते क्या है? देखो, नाइट्रोजनस क्षारक होता है, 2 टाइप से डिवाइड किए हुए हैं, प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडिन। अब हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन से तो प्यूरिन होते हैं और कौन से पिरिमिडिन होता है। तो एक ट्रिक बता रहा हूँ सिंपल, एग्रीकल्चर ए और जी, ठीक है? ए और जी। ए से क्या हो गया? एडेनिन और जी से क्या हो गया? ग्वानिन, ठीक है? तो एडेनिन और ग्वानिन क्या हो गया? प्यूरिन हो गए और जो बचे हुए हैं ना साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल, ठीक है? ये क्या हो गया? पिरिमिडिन हो गया। अब ये पूछ क्या रहे हैं निम्नलिखित में से कौन दोनों प्यूरिन है? तो एडेनिन और ग्वानिन, डी ऑप्शन सही हो गया। कौन से दोनों प्यूरिन है? एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है? देखो 9:3:3 प्रदर्शनिक प्रदर्शित करने वाली संतानों के माता-पिता होंगे। देखो ये जो अनुपात है ना, ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है डाइहाइब्रिड क्रॉस में, मतलब द्विसंकर संकरण में मिलता है। और आपको याद हो द्विसंकर संकरण जब करवाया था, तो जो पैतृक लिए थे ना वो ये लिए थे, ठीक है? अब देखो ये पैतृकों की क्या विशेषता है? ये देखो 2 समयुग्मक व्यक्ति, समयुग्मक नहीं है, देखो समयुग्मक व्यक्ति होते तो ये होता है अवस्था, ठीक है?
ये दोनों समयुग्मक नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। 2 विषम युग्मजीव व्यक्ति, देखो विषम युग्मजीव है, दोनों एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, एक कैपिटल है, एक स्मॉल है और व्यक्ति भी 2 है, तो कौन-सा सही हो गया? विषम युग्मजीव व्यक्ति, ठीक है? 2 समयुग्मजीव व्यक्ति, वैसे ही गलत हो गया। देखो लेमार्कवाद का आधार है, लेमार्कवाद का आधार क्या है? लेमार्क ने क्या दिया था? उपार्जित लक्षणों की वंशागति, और वो किस पर निर्भर है होता है? वो होता है वातावरण, पर्यावरण पर निर्भर होता है, ठीक है? उपार्जित लक्षण किस पर निर्भर होता है? पर्यावरणीय अवस्थाओं पर। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और गलत कथन का चयन कीजिए। आलू का भूमिगत तना भोजन भंडारण के लिए संशोधित होता है, सही स्टेटमेंट है, ठीक है? आलू में तना भंडारण के लिए संशोधित होता है। तने के प्रतान के अंतस्थ कलियों से, तने के प्रतान अंतस्थ कलियों से विकसित होता है। देखो अंतस्थ प्रतान कहाँ से विकसित होते हैं? जैसे ये एक तना है, ये एक तना है, ठीक है? ये यहाँ से एक शाखा निकलना शुरू हुई, तो यहाँ पर जो कली है ना, इसको क्या बोलते हैं? ये इसको क्या बोलते हैं? कक्षस्थ, एक्सिलरी, ठीक है? और जो प्रतान हो या टेंड्रिल्स हो या फिर कांटे हो, तो ये कहाँ से निकलते हैं? ये कक्षस्थ कलिका से निकलते हैं, ठीक है? कक्षस्थ, अंतस से नहीं निकलते। तो इसने क्या बोल दिया? तने के प्रतान अंतस्थ कलिका से विकसित होता है, अंतस से नहीं होता है, कक्षस्थ से होता है। तो पूछ क्या रहा है? गलत पूछ रहा है, तो यही सही आंसर हो गया। सिटस बोगनविलिया पे पाए जाने वाले कांटे तने के कक्षीय रहे। देखो कांटे जो हैं वो कक्षीय कली का रूपांतरण है, ये सही है, ठीक है? ये सही स्टेटमेंट है। आलू के तने का रूपांतरण कंद कहते हैं, जो कायिक प्रवर्धन में सहायता करेगा। आलू में कायिक प्रवर्धन होता है, हम आलू को ही तो उगाते हैं ना, ठीक है? निम्नलिखित में से बेमेल युग्म का चयन कीजिए। बेमेल युग्म का चयन करना है। फलों के प्रकार दिए हुए हैं। बेरी बैंगन सही है, कैप्सूल पिटूनिया सही है, पोम मेंजिफेरा इंडिका। देखो मेंजिफेरा इंडिका क्या है? आम है, ठीक है? और आम जो है ना वो एक टाइप का ड्रूप फल है। ड्रूप मतलब DRUPE, ड्रूप मतलब होता है अस्थि फल। अब देखो अस्थि फल क्या होता है? अस्थि फल ऐसे फलों को कहा जाता है जिनमें एक बीज हो और कठोर हो, और वो बीज 3 आवरणों से घिरे रहे हैं, ठीक है? 3 आवरण कौन-कौन से होते हैं? बाहर वाला जो आवरण है होता है ना, उसको बोलते हैं एक्सोकार्प। उसके अंदर होता है मेसोकार्प, और सबसे अंदर होता है एंडोकार्प, ठीक है? तो जो अस्थि फल है ना, उनका कांसेप्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 2 ही अस्थि फल है अपने एनसीईआरटी में, एक नारियल और दूसरा आम। तो ठीक है, अगला दिया हुआ है ड्यूक नारियल वाला, तो ये तो सही है। तो गलत कौन-सा आ गया? पोम पैक का मेंजिफेरा। आम पोम नहीं है, आम क्या है? ड्यूप है, ठीक है? निम्नलिखित में से गलत जोड़े को चुनाव कीजिए, ठीक है? पैरेन्काइमा संग्रह के लिए प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक है? हमने पढ़ा है पैरेन्काइमा में भोजन संश्लेषण होता है, और क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए वो क्लोरेन्काइमा में बदल जाता है, ठीक है? तो ये तो सही हो गया। स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ होता है, यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, ये भी सही है, ठीक है? जाइलम अकार्बनिक पोषक तत्वों का परिवहन करता है। अब हमने बचपन से क्या पढ़ा है? जाइलम जल का परिवहन करता है, जाइलम जल, ऐसे ट्रिक्स हमने पढ़ा है। तो ये किसका परिवहन करता है? जल का करता है। अब देखो इसने बोला है अकार्बनिक, तो जल क्या है? अकार्बनिक ही तो है ना। अगर कार्बनिक बोलता है तो कार्बनिक क्या होता है? जैसे ग्लूकोज हो गया, CO2 हो गया, ये सब क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। तो जाइलम अकार्बनिक मतलब जल का परिवहन करता है, तो ये भी सही बात है, ठीक है? फ्लोएम जल व खनिजों का परिवहन करता है। देखो फ्लोएम केवल भोजन का परिवहन करता है, जल और खनिजों का तो जाइलम करता है, तो ये गलत हो गया, ठीक है? तो ऑप्शन कौन सा हो गया? गलत, डी। देखो फेलोडम सेकेंडरी कोर्टेक्स, फेलम केमियो, फेलोजेनर, फेलम, फेलम के लिए सामूहिक रूप से इस शब्द का प्रयोग किया। पहले तो इतने सारा फेलम 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 आ गए, ये होते क्या है? इधर समझो। देखो जब एनाटोमी वाले चैप्टर पढ़ते हैं ना, ठीक है? तो उसमें ऐसी संरचना में पढ़ते हैं। किसी का भी मान लो तुम जड़ तना, ठीक है? ऐसी संरचना में पढ़ते हैं। तो ये बाहर क्या होता है? एपिडर्मिस होती है, ठीक है? अंदर क्या होते हैं? ये होता है वेस्कुलर बंडल, सर्वन पोल बोलते हैं, ठीक है? इसमें जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, यहाँ जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, ठीक है? इसके बीच वाला जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं कोर्टेक्स, ठीक है? अब देखो इस कोर्टेक्स को मैंने बाहर निकाल लिया। कोर्टेक्स, कोर्टेक्स में जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो यहाँ बनती है क्या? कोर्क कैम्बियम। देखो
कोर्टेक्स होता है, कोर्टेक्स को मैंने बाहर निकाल दिया। अब वो जब सेकेंडरी ग्रोथ करेगा तो उसमें क्या वो क्या बनाएगा? कोर कैम्बियम बनाएगा। अब ये जो कोर कैम्बियम है होती है, ये भी दोबारा विभाजन करती है, दोबारा विभाजन करके अपने अंदर की साइड मतलब ऐसे परिधि की ओर, इधर भी विभाजन करती है और इधर बाहर की साइड सॉरी अंदर तो केंद्र की ओर होगी और बाहर परिधि की ओर होगी, ठीक है? इधर भी विभाजन करती है। तो कोर कैम्बियम जो अंदर विभाजन किया ना इसने, इसने क्या बनाया? सेकेंडरी कोर्टेक्स। ठीक है ना? और ये जो बाहर की तरफ विभाजन किया ना, इसने बनाया क्या? कोर्क, जिसको हम एडा बोलते हैं, ठीक है? अब ये कोर्टेक्स से तीनों चीज़ें बन गई। अब ये जो कोर्क कैम्बियम होती है ना, इसको तो बोलते हैं क्या? फेलोचन, ठीक है? इसको बोलते हैं फेलोजन। सेकेंडरी कोर्टेक्स जो होता है, इसको बोलते हैं फेलोडर्म और ये जो है, इसको बोलते हैं फेलम, कोर्क को। अब देखो ये पूछ रहा है कि इन तीनों को कंबाइंड रूप से बोलते क्या है? तो इन तीनों को जो कंबाइंड रूप से बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेरिडर्म। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्या? एक बारी फिर दोबारा बता रहा हूँ। देखो, कोर्टेक्स जो होता है, कोर्टेक्स सेकेंडरी ग्रोथ करता है। सेकेंडरी ग्रोथ करने के बाद बनाता है कोर कैम्बियम, ठीक है? कोर कैम्बियम दोबारा विभाजन करती है अपने अंदर की साइड भी और बाहर की साइड में। अंदर की साइड में जब विभाजन करती है तो निर्माण किसका होता है? सेकेंडरी कोर्टेक्स का होता है, जिसको बोलते हैं फेलोडर्म। और बाहर की साइड में विभाजन करके कोर का निर्माण करता है, ठीक है? जिसको क्या बोलते हैं? फेलम बोलते हैं। अब ये जो तीनों लेयर है ना, क्या फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म, इन तीनों को कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं? पेरिडर्म बोलते हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा है? देखो ये पूछा है फेलोडर्म, फेलम और फेलम कैम्बियम और फेलम को सामूहिक रूप से इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? पेरिडर्म का प्रयोग किया जाता है। मुझे उम्मीद है मैंने जैसे हर एक ऑप्शन समझाया, अगले वाले पेपर में भी आप जब खुद प्रैक्टिस करोगे तो ऑप्शन हर एक ऑप्शन को समझना चाहिए कि ये गलत क्यों है, ये सही क्यों है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशन में।